जारी है कोरोना वॉर कॉन्क्लेव टीवी 9 भारतवर्ष पर। कोरोना 2.0 की बेकाबू रफ्तार से देश भर में दरअसल हाहाकार मचा हुआ है। पहली बार कोरोना के नए केस 2.5 लाख के आंकड़े को पार कर गए। 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,61,500 नए केस सामने आ गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना से 1,501 मरीजों की जान गई। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक के सबसे ज्यादा केस और मौत का रिकॉर्ड हमारे सामने है। हालात भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कई जगहों पर, कई शहरों में मेडिकल व्यवस्थाएं अब चरमराती हुई नजर आ रही हैं। अस्पतालों में बेड बचा नहीं है और सिस्टम वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। और देश के सबसे संक्रमण वाले 10 शहर कौन कौन से हैं, ये अब हम आपको बता देते हैं। 10 शहरों में दरअसल 33% कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। और वो शहर कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर महाराष्ट्र का, ठाणे, मुंबई, पुणे महाराष्ट्र के ये सारे शहर, इसके अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, दुर्ग, रायपुर, ये तमाम वो शहर हैं। इन 10 शहरों में 33% सक्रिय मरीज हैं, कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। यानी इन शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर नजर आ रहा है। 33% एक्टिव मरीज इन्हीं 10 शहरों से ताल्लुक रखते हैं। अब आपको बताते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर संक्रमण की बेकाबू रफ्तार नजर आ रही है। ये 7 राज्य आपके सामने आ गए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 75% जिन कोविड मरीजों की जान जा रही है उसमें से 75% लोग इन्हीं 7 राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। यहां पर मौत का आंकड़ा बेहिसाब तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि इन 7 राज्यों ने परेशानी बढ़ाई है और पूरी देश के लिए चिंता का सबब ये बनते जा रहे हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा इन राज्यों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राहुल पंडित, महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, सर गंगाराम अस्पताल से इनका ताल्लुक है। अरविंद कुमार जैन साहब जो कि पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर राहुल पंडित, मैं आपके पास आऊंगा। महाराष्ट्र के हालात इतने भयावह क्यों हैं और सबसे बड़ी बात यह कि पूरा जो सिस्टम है वो चरमराता हुआ क्यों नजर आ रहा है, वो वेंटिलेटर पर नजर क्यों आ रहा है? नमस्कार। ये जो दूसरी वेव आई है जी, जिस गति से ये वेव बढ़ी है, ऐसी इतनी तेजी से ये वेव कहीं और किसी भी शहर में या किसी भी दुनिया के किसी भी गांव में, शहर में इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। जिसकी वजह से जो है ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है अभी काफी स्ट्रेच हो चुका है। और ये हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेच होने के कारण ही हमको जो है केसेस जो है उसको काबू में लाना बहुत जरूरी था। अब ये सब हुआ क्यों? ये हुआ ऐसा नहीं था कि सरकार कोई भी हो, या महाराष्ट्र की सरकार हो या किसी और स्टेट की सरकार हो, ये लोग तैयार नहीं थे। तैयार थे, बेड्स बढ़ाए थे। मुंबई में तो कम से कम 20,000 बेड जो है जम्बो सेंटर्स में बनाए गए हैं, ताकि और लोग और 3 जम्बो सेंटर्स खड़े हो रहे हैं। पर ये जो रेट ऑफ राइट्स जो था वो इन सब नंबर्स के आगे जाके उन्होंने जो है हमारे हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेस कर दिया। और ये कारण इसलिए कि ये वेव एक तूफान की तरह आई। जब तूफान आता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग जो है वो घर के अंदर रुकते हैं या रुके रहते हैं कि तूफान निकल जाए। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था बिल्कुल जनवरी और फरवरी महीने में बिल्कुल कम हो गया था। लोग घर के बाहर निकल गए थे। तूफान की तरह ये वेव आया और जल्दी जल्दी ये जो है इसमें फैलाव होना चालू हो गया। क्या और भी कुछ कर सकते थे? यस, वैक्सीनेशन ड्राइव था वो हमारा चालू था। वैक्सीनेशन ड्राइव को और बढ़ावा दे सकते थे। तीसरी बात है, एपिडेमियोलॉजिकली अगर देखें तो हमारा जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन था, वो जब भी वेव कम होती है, जब भी केसेस कम होती है तो उसको और बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसको कम करना चाहिए। ये सब राज्यों ने जो है अभी कम कर दिया था और इसी वजह से जो है ये फैलाव पहले मुंबई से शुरू हुआ, जैसे कि पिछले साल शुरू हुआ था। मुंबई, महाराष्ट्र और केरला से शुरू हुआ था। जी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इस पर जोर दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से भी। डॉक्टर श्याम अग्रवाल क्योंकि सर गंगाराम अस्पताल के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल, कहां कमी रह गई? और इस 3T फॉर्मूले को लेकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है, क्योंकि इसके तहत जो होना चाहिए था वो ग्राउंड पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, ट्रीटमेंट लोगों को मिलने में दिक्कत हो रही है। ये तो स्थिति है इस वक्त।
समीर, अभी तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि नंबर ऑफ केसेस 5 से 6 दिनों में डबल हो गए हैं। 1 लाख से जो फिगर है वो बढ़ के 2.5 लाख क्रॉस कर गई है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो वायरस है ये बहुत ही भयंकर रूप धारण कर चुकी है। आपका जो डबल म्यूटेंट वायरस है वो 60% लोगों में पाया गया है इंडिया में, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडीज की रिपोर्ट आई हैं जी। और इसकी जो इंफेक्शियसनेस है, इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा तेज है। आप देखें कि पहले फोन आता था हमारे पास कि घर में 1 या 2 लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन अब आता है कि 3 दिन पहले मुझे हुआ, अब मेरे सब 10 के 10 लोगों को हो गया। बिल्कुल ये हो रहा है। उसकी जो R0 जो है, जो इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा है, नंबर 1। दूसरा, बच्चों को और 45 साल से कम लोग भी इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। नंबर 3, लंग्स जो हैं अब ये जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और ज्यादा लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। तो ये अब चेन ऑफ जो ट्रांसमिशन है इसको ब्रेक करना बहुत ही आवश्यक है। ये जनता से संभव नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 महीनों में किसी ने मास्क नहीं लगाया, बाजारों में शादियां और तरह तरह की एक्टिविटीज मेट्रो में, ट्रेन में होती रही, जिससे कि इसको बढ़ावा मिला है। अब मैं तो बार बार ट्वीट कर रहा हूं और जनता को कह रहा हूं और सरकार से भी अपील कर रहा हूं, आप लोगों के जरिए अपील कर रहा हूं कि 2 दिन का लॉकडाउन इज टोटली इनएडिक्वेट। जब तक कि आप 7-8 दिन का शुरुआती नहीं, सही आप कह रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल साहब। और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जैसे एम्स में भी जब डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे थे तो वहां पर भी डॉक्टरों ने कहा था कि देखिए 10 से 15 दिन का लॉकडाउन जो है वो इन हालात में जरूरी हो गया है। अरविंद कुमार जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। जैन साहब, आपके मुताबिक हालात क्या वाकई चिंताजनक हैं? चिंताजनक तो है ही, लेकिन ये जो हाहाकारी स्थिति पैदा हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार आपको नजर आता है? सिस्टम अभी तक क्यों सोता रहा? मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि का इस कदर इंतजार क्यों किया गया? पहले क्यों नहीं हम जागे? सिस्टम की जो कमी है वो तो अपनी जगह है। तो हमें रिसोर्सेज अपने बढ़ाने चाहिए, बेड्स बढ़ाने चाहिए, वेंटिलेटर्स बढ़ाने चाहिए, वो सब व्यवस्थाएं तो करनी ही चाहिए, पर लोगों को भी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। लोग बाग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, गाड़ियों में तफरी कर रहे हैं। रात को मैं देखता हूँ रेस्टोरेंट्स के बाहर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लड़के लड़कियां शराब पी रहे हैं खुले में खड़े होकर। कोई बॉदर्ड ही नहीं है। ये अनुशासन हमें अपने में भी लाना होगा कि हम मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, अनावश्यक लोगों भीड़ में ना जाएं और गलत आचरण समाज के सामने प्रस्तुत ना करें। ये भी अपने में एक जिम्मेदार है। और बहुत से लोग तो मैं ये देख रहा हूँ कि गोली खाकर बीमार होने के बावजूद शादियों में जाके सम्मिलित हो रहे हैं और पूरी शादी में सारे लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर भी हमको टालना होगा। दूसरा, बहुत आवश्यक है कि जो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं हो रही हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर्स बना रहे हैं और देते हैं, वो सब दवाइयाँ मार्केट से गायब हैं। इसकी अवेलेबिलिटी भी गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए। इसकी वजह से भी बहुत पैनिक की सिचुएशन, मैं लखनऊ रहता हूं तो मैं लखनऊ के बारे में कह सकता हूं कि इसके बारे में बड़ी पैनिक की सिचुएशन है। और पर हम सबको जो है धीरज रखना होगा, एक गंभीरता का परिचय देना होगा और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हम लोगों को पूरा सहयोग प्रदान करना होगा। ठीक है, बिल्कुल। जैन साहब बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर एक्टिव केसेस तेजी से बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति क्या है ये न सिर्फ पता होना जरूरी है बल्कि स्थिति को संभालने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। तो कौन कौन से वो स्टेट्स हैं ये हम आपको बताते हैं जहां पर तेजी से संक्रमण पैर पसारता हुआ अब नजर आ रहा है। ये देखिए, सबसे पहले बिहार का जिक्र करना होगा, जहां पर 21.42%, 21.42% तक दर पहुंच गई है। आसाम में 19.90 और यूपी में 18.64%। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर अब एक्टिव केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर और ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है सरकारों को। ओडिशा में
16.78%। उत्तराखंड देखिए आपके सामने है 13.39%। दिल्ली 13.01%। राजस्थान 12.88%। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर अब एक्टिव केसेस जो हैं कोरोना के वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमें पहले ही सचेत हो जाने की अब जरूरत आन पड़ी है। कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सलाह दी है, अब आपको यह बताते हैं। पीएम ने राज्यों को दी है 3T फॉर्मूला अपनाने की सलाह। और ये 3T फॉर्मूला क्या है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर समझाने की कोशिश की गई है। पिछले साल की तरह फिर हम कोरोना को हरा सकते हैं अगर इस फॉर्मूले को ठीक तरीके से अमल में लाया गया तो। ये कहा पीएम ने। राज्य सरकारों और सभी मंत्रालयों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और इस पर जोर दिया है पीएम मोदी ने। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और आप देखिए, अब एक विषय ऐसा आया है, मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना कल की मीटिंग में उनकी तरफ से जो मंत्र दिए गए उनका हम खास तौर पर अब जिक्र कर लेते हैं। क्या है मिशन 3T, ये जरा आप समझिए। उसके बाद क्या कंफ्यूजन है ये भी हम आपको बताएंगे। मिशन 3T में पहला टी है टेस्टिंग का, यानी टेस्टिंग की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। दूसरा टी है ट्रेसिंग का, ऐसे लोगों तक पहुंचना होगा, उन्हें ट्रेस करना होगा। और तीसरा टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस वक्त जबरदस्त दिक्कतें भी पेश आ रही हैं अलग अलग राज्यों में, और वो है ट्रीटमेंट, लोगों का इलाज। मरीजों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया हो पाए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कई जगहों पर क्योंकि सिस्टम जो है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ट्रीटमेंट सही वक्त पर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। 3T क्यों जरूरी है ये जरा अब हम आपको समझाते हैं। 3T फॉर्मूले का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस पर लगातार न सिर्फ एक्सपर्ट बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी खासा जोर दे रहे हैं। टेस्टिंग से कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान की जाए, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, ट्रेसिंग से कोरोना मरीज के संपर्क में आए लोगों का पता किया जाए और फिर उनकी भी टेस्टिंग हो। टेस्टिंग में पहचान के बाद संक्रमित लोगों का ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ये मोटा मोटा रूल है इस वक्त जिन समस्याओं से हम दो चार हो रहे हैं उसके हल के तौर पर। संक्रमण रोकने के लिए 3T असरदार फॉर्मूला है, इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें इस वक्त मरीजों के सामने आन खड़ी हुई हैं। डॉक्टर राहुल पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पंडित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहा तो जा रहा है कि 3T फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर अमल करना, लेकिन ग्राउंड पर होता हुआ वो नजर नहीं आ रहा है। जो मरीज हैं वो एक तो RT-PCR रिपोर्ट भी कई लोगों की नेगेटिव आ रही है, लेकिन वो होते पॉजिटिव हैं, तो ऐसे मरीज तो आराम से घूम रहे हैं और उनके जरिए संक्रमण होने की लोगों में आशंका भी है। दूसरा, जब वो अस्पताल तक पहुंच जा रहे हैं तो भी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे हो? ये सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें भी तो पेश आ रही है ना, इसका क्या सोल्यूशन है? ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग जो है वो बड़ी नहीं है। जैसे कि बंबई में जो है टेस्टिंग 20,000 से अभी 50,000 के ऊपर गई है। महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। दिल्ली करीब 1 लाख के ऊपर टेस्ट रोज कर रहे हैं। बस उसका नियम यही होना चाहिए कि जो भी टेस्ट करते हैं 70% टेस्ट जो है RT-PCR होनी चाहिए। तो रही बात RT-PCR नेगेटिव आने की, तो ये तो हमको साइंटिफिकली पता है कि अगर आप 10 लोगों की RT-PCR टेस्ट करोगे, जो कि 10 लोग तो अगर पॉजिटिव भी है तो सिर्फ 7 लोगों की टेस्ट पॉजिटिव आएगी। 30% ऑफ द टाइम से 3 लोगों में जो है कोविड होने के बावजूद टेस्ट नेगेटिव आएगी। ये इस टेस्ट का लिमिटेशन। डॉक्टर पंडित, फर्स्ट वेव में तो ऐसा नहीं हो रहा था, इस बार ऐसे केसेस की संख्या क्या ज्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा फर्स्ट वेव में भी हो रहा था और अभी भी यही हो रहा है। बस ये है कि केसेस जो है बहुत ज्यादा है, 4 गुना 5 गुना केसेस ज्यादा है, इसलिए हमको ये एब्सोल्यूट नंबर जो है, संख्या जो है इन लोगों की जिनका RT-PCR नेगेटिव है बहुत ज्यादा दिख रही है। और ये फर्स्ट टेस्ट में भी ये प्रॉब्लम थी
इम्यून एस्केप या जो आप बोल रहे हो कि आरटीपीसीआर एस्केप जो फिनोमिना है वो अभी तक पूरी तरह से हम समझे नहीं है। अगर पेशेंट को कोविड जैसे सिम्टम्स है तो उनको आइसोलेट करके कोविड जैसा मानना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात आपने कही कि अस्पताल जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि करीब करीब 85 से 88% लोग जो है माइल्ड या एसिम्टोमेटिक हैं, उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। हमको जो है होम क्वारंटीन, होम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और रोज पेशेंट के साथ किसी न किसी मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर का संपर्क बहुत जरूरी है। उनको रेड फ्लैग्स बताना बहुत जरूरी है कि कब उनको हॉस्पिटल में आना है। इस वक्त हम लोग जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स कभी कभी 2 या 3 दिन में डिटोरिएट होके लंग्स के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। तो उनके लिए हमको बेड जो है रखना है, ना कि जो पेशेंट्स जो है माइल्डली सिम्टोमेटिक है और वो हॉस्पिटल में जाके बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके लिए बेड नहीं रखना है। तो हमको ट्रियाजिंग जो है बहुत अच्छा है। अभी महाराष्ट्र की हमारी एक गाइडलाइन है, एटीएम गाइडलाइन हम लोग बोलने वाले, ए फॉर असेस, टी फॉर ट्रियाज एंड ट्रांसपोर्ट द पेशेंट अगर जरूरत है हॉस्पिटल में तो, और एम फॉर मैनेजमेंट। ये एटीएम गाइडलाइन का बहुत ज्यादा महत्व है ताकि हम अस्पताल में बेड्स उन्हीं को दे जिनको जरूरत है अस्पताल में एडमिट होने की, बाकी सब लोग जो है घर पे मैनेज हो सके। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, इस पर आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि ये देखिए बड़ी व्यवहारिक दिक्कत पेश आ रही है, बहुत सारे लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव होने के बाद। क्या हो तब आपको अस्पतालों की तरफ रुख करना है, ये समझाना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त? सर समीर, इससे पहले आपका जवाब दूं, जो आपने जो 3 T's की जो बात कर रहे हैं, जी हाँ, इसमें की पहला टी टेस्टिंग है। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात की भी थोड़ी जांच करें कि लोगों को रिपोर्ट्स जो हैं जब वो कोरोना का टेस्ट करवाते हैं आरटीपीसीआर, तो रिपोर्ट्स भी 4-4, 5-5 दिन नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है सर। कल कम से कम 5 पेशेंट्स आए। समीर, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने कहा पहले क्यों नहीं इलाज कराने आए मेरे पास? कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे को तो टेस्टिंग की रिपोर्ट ही नहीं मिली, हमने 6 दिन पहले टेस्ट करवाया हुआ है। तो ये सरकार को, डॉक्टर अग्रवाल, हमारे पास ऐसे कई लोगों की शिकायतें आई जो ये कह रहे हैं कि मुझ में लक्षण नजर आ रहे हैं, हम सिम्टोमेटिक लग रहे हैं, कोरोना के पेशेंट लग रहे हैं, लेकिन जब हम आरटीपीसीआर टेस्ट बुक करवा रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, वेटिंग चल रही है। ये स्थिति है। एग्जैक्टली। तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पहला जो उनका रूल है टेस्ट का, वही फेल हो गया। हाँ, जब वही फेल हो जाएगा तो ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट कहां से होएगी? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको आगे उजागर करना चाहिए जिससे कि लेबोरेटरी वाले जो हैं, बट प्रॉब्लम ये है समीर कि लेबोरेटरीज भी ओवरस्ट्रेच हो गई है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हाँ। उनके पास इतना तांता लग गया है लोगों का, और उनके पास रिएजेंट्स उतने ही हैं जितने वो कर सकते हैं, और उसके अंदर टेस्ट करने में समय लगता है। तो जो लोड आ गया है कोरोना का, इतना ज्यादा लोड आ गया है कि सारी लैब्स, सारे हॉस्पिटल्स, और जैसे आप बार बार कह रहे हो, सारी व्यवस्था ही फेल हो गई है। तो दूसरी जो बात आपने बोली थी कि जो कि ट्राइजिंग की जो बात है, देखिए आज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली वालों ने कहा है कि RWS वालों को अपनी सोसाइटी के अंदर 4-4, 5-5 बिस्तरे के ऐसे बना लेने चाहिए सेंटर, जहां पे जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं उनको शायद वहां पे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और शुरुआती ट्रीटमेंट उनका वहां होना चाहिए। तो ये LG साहब ने दिल्ली में अपील किया है, जो कि शायद मुंबई वाले भी यही कह रहे हैं, क्योंकि लोड इतना ज्यादा है। बिल्कुल सर, लोड इतना ज्यादा है, तो ये सारे कदम जो है आने वाले वक्त में लगता है ऐसा कि उठाने पड़ जाएंगे हम सबको। दिल्ली का जिक्र हो रहा है और दिल्ली सरकार ने केंद्र से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऑक्सीजन का स्टॉक दिल्ली में बहुत कम बचा है, ज्यादा खपत की वजह से ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई है दिल्ली में। कल भी अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया था कि ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम बचा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसका स्टॉक बहुत ज्यादा बचा नहीं है और कमी हो रही है लगातार इसकी, इसलिए इस दिक्कत को सॉल्व करने की जरूरत है। केंद्र सरकार से उन्होंने ये अपील की थी। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, क्या ये जो कमी है ये पूरी होने में निश्चित तौर पर हमें ऐसा लग रहा है कि वक्त लग रहा है और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, इसका इलाज क्या है? समीर, आपने बताया हमें कि जो 10 शहर हैं, हाँ, जहां पे की संक्रमण लगभग 33% जो पेशेंट्स हैं वो उन 10 शहरों में है, नंबर 1, और उन स्टेट्स में जहां पे की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा आ रहा है। मेरा तो पूर्ण विचार है, पक्का इरादा है, पक्का माइंड है कि
प्रधानमंत्री जी को खुली छूट दे देनी चाहिए राज्य सरकारों को कि जहां पे उनको लॉकडाउन जितने दिन के लिए लगाना जरूरी समझते हैं उसको उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए जिसमें कि दिल्ली की सरकार जो है वो बीजेपी की नहीं है या मुंबई की सरकार बीजेपी की नहीं है। तो ये जो बात है प्रधानमंत्री को खुल के बोल देनी चाहिए कि जहां पे राज्य सरकार ये समझती हैं कि लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और कोई भी तरीका नहीं है इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। डॉक्टर पंडित के अंदर ये ऑक्सीजन की कमी की बात जो है ये हर शहर से सामने आ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कोविड पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भारी संख्या में चाहिए, ये हकीकत है। इस कमी को कैसे दूर किया जाए? थोड़ी देर पहले ये सुझाव आया था कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना चाहिए और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देनी चाहिए। क्या ये ऐसा कदम है जो कि फौरन अमल में लाया जाना चाहिए? अब काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है ऑलरेडी मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बना के सप्लाई कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के आजू बाजू के स्टेट्स या देश के अलग अलग स्टेट्स हो। और इस वक्त जो है हमें जान बचाना बहुत जरूरी है। हाँ। तो एक तो हुई ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात जो कि हमें इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन फैक्ट्री से बनाए जो कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में बन रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज में बन रहा है। दूसरी बात है कि हमारे पास ऐसे भी बड़े बड़े मशीन है और इक्विपमेंट है जो कि हवा से जो है ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एक तो छोटे यूनिट होते हैं जो कि सिर्फ घर पे यूज होने चाहिए, उनका कोई हॉस्पिटल में रोज नहीं, पर बड़े यूनिट्स है जो कि आपके ऑक्सीजन के मेन पैनल के साथ लग सकते हैं और करीब 2000, 20,000, 30,000 लीटर भी दिन का ऑक्सीजन बना पाते हैं। उनको हम लोग यूटिलाइज करें, अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को जो है अपने हॉस्पिटल में ये इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर्स को जो है ऑक्सीजन को कब यूज करना है और कितना यूज करना है इसके बारे में एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स अब्यूज कर रहे हैं, डॉक्टर्स को ऑक्सीजन जरूर देना चाहिए क्योंकि अगर पेशेंट को जरूरत है तो जरूर देना चाहिए। और हर वक्त जो है ऑक्सीजन देंगे तो 5 लीटर या 8 लीटर से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। जो अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन हो उसके ऊपर लाके पेशेंट का सैचुरेशन 93 to 96 के बीच में अगर मेंटेन हो पाए तो हम लोग 1-1 लीटर भी अगर बचा पाए कहीं से तो भी ऑक्सीजन की जो पूरी बचत हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कहीं भी पाइपलाइंस में लीक हो, किसी वाल्व में लीक हो तो ये फिक्स कीजिए क्योंकि वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन ये जो इस वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो हमको बिल्कुल परवड़ेगा नहीं। हमको जो है वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे वक्त में वेस्टेज तो अपने आप में आपराधिक है। अब बनारस से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बीएचयू की लापरवाही से एयरफोर्स के एक जवान की मौत का आरोप लगाए। मृतक की बेटी ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ऑक्सीजन और सही ट्रीटमेंट के अभाव में मेरे पिता की मौत हो गई, ये कहना है बेटी का। पिता की मौत के बाद बेटी ने बीएचयू में खासा हंगामा किया। चिल्ला चिल्ला कर बेटी ने कहा कि देश की सेवा करने वाले को मार दिया गया। यहाँ आपको प्रॉब्लम क्या हुआ? यहाँ पे कल आप लोग आए? मैं बता रही हूँ सर, मिलिट्री हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ कोविड टेस्ट हुआ है, कोविड नेगेटिव बताया गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बीएचयू हॉस्पिटल में लेके आई हूँ रात 9 बजे मेरे पापा को। और ये लोग ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन आईसीयू की बहुत जरूरत थी सर। ये लोग हम लोग को यहाँ वहाँ भटकाते रहे कि स्ट्रेचर पर उनको हम लोग लेके गए हैं। वहाँ पे एक सलाइन छोटी सी चढ़ा दी गई है, उसके लिए मुझे स्टैंड तक नहीं मिला है सर। हम लोग ऐसे पकड़ के ऊपर सीलिंग में सलाइन लगा के बैठे हैं सर, 1 घंटे तक ऐसे ही, बेड तक नहीं मिला है। तो जरूरतमंद मरीजों को वेंटिलेटर तो जब मिलेगा जब सिस्टम हमारा जो है वो वेंटिलेटर से उठेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है। ये स्थिति देखिए वाराणसी जैसे शहर में जहां पर पूरे पूर्वांचल के मरीज वाराणसी के अस्पतालों का रुख करते हैं, बीएचयू का रुख करते हैं, वहां पर ये लापरवाही भरा आलम है। वाराणसी में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में वाराणसी के अफसरों के साथ प्रधानमंत्री एक बैठक करेंगे। कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वाराणसी का क्या आलम है, वाराणसी की क्या स्थिति है, बीएचयू में किस तरह से डॉक्टरों पर, सिस्टम पर संगीन लापरवाही का आरोप लग रहा है, ये आपने थोड़ी देर पहले देखा, जहां पर एक बेटी ये आरोप लगा रही है कि उसके पिता को सही इलाज मुहैया नहीं हो पाया, ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। अरविंद कुमार जैन साहब, ये तस्वीरें जब सामने आ रही हैं तो आपके जहन में क्या आता है? कहां कमी रह गई? क्या मेडिकल व्यवस्थाओं की तरफ, अस्पतालों की तरफ
इन सरकारों का ध्यान ही नहीं गया क्या? लीस्ट प्रायोरिटी पर रहा ये मुद्दा हमेशा से, जिसकी वजह से ये आलम है आज। देखिए, बहुत पहले से मैं इसके ऊपर पढ़ता रहा हूँ। हम लोग वी स्पेंड लेस देन 1% ऑफ GDP बिल्कुल ऑन मेडिकल फैसिलिटीज, जबकि बहुत दिनों से बात कही जा रही है कि इसको बढ़ाकर 3-4% किया जाना आवश्यक है। लोगों की जो पूरे लाइफ की अर्निंग्स हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट में, किडनी के ट्रीटमेंट में, लंग्स के ट्रीटमेंट में, जो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको अपने ट्रीटमेंट में, जो आजकल ये कोविड का जैसा हाल है उसमें पूरी लाइफ की अर्निंग्स चली जा रही हैं, लोग बाग कर्जदार बन जा रहे हैं। तो ये समय आ गया है जबकि इंडिया को अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को वर्ल्ड क्लास लाना होगा और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमको अवेलेबल करानी होगी। अभी जो स्थिति है इसको आप सिर्फ भयावह कह सकते हैं। इस समय तो शमशान घाट पे यहाँ लखनऊ में जैसे आपका वैकुंठ धाम है, भैंसा कुंड है, वहाँ पे 8-8 घंटे की वेटिंग चल रही है। तो बड़ी भयावह स्थिति है। इसलिए मैं तो सभी पब्लिक से भी अपील करूंगा कि पुलिस प्रशासन को हर जगह सहयोग प्रदान करें, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करें और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जैसा अभी डॉक्टर्स ने कहा, वो घर पर अपना इलाज करें, होम क्वारंटीन करें, जाके एक अनावश्यक एक VIP कल्चर ना रखें कि साहब हम जाके हॉस्पिटल में बेड को घेर लेंगे। ये बेड्स इस समय जो जिनको सख्त आवश्यकता है उनको बेड्स अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा, जो ये कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स हैं, जैसे कुंभ मेला हो रहा है, पॉलिटिकल रैलीज हो रही है, लोगों में के अंदर इस बात को लेके बड़ी भारी नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है सर। देश की जनता बहुत नाराज है हमारे नेताओं का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया देखकर कि लोगों की जान जा रही है, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारे नेता खुलकर रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी राज्यों में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी से जुड़ी देखिए एक खबर भी हमारे सामने आ गई। कोरोना के चलते राहुल गांधी ने अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां भी रैलियां कैंसिल करें, यह कहा है राहुल गांधी ने। इस हालात में रैलियां करना सही नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा है और अपने इस कदम के जरिए एक मैसेज देने की भी कोशिश की है कि इस वक्त लोगों की जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता। चुनाव नहीं हो सकते, रैलियां नहीं हो सकती, जनसभाएं नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने अपनी सारी चुनावी रैलियां कैंसिल कर दी हैं और कहा है कि कोरोना के बिगड़ते हालात के चलते इस वक्त रैलियां करना सही नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी रैलियां कैंसिल कर देनी चाहिए। अरविंद कुमार जैन साहब, ये वक्त की जरूरत है, इतना जिम्मेदाराना रवैया तो कम से कम हम एक्सपेक्ट करते ही अपने नेताओं से। देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि कार अगर आप चला रहे हैं, यू आर द ड्राइवर एंड यू आर द ओनली पर्सन ट्रेवलिंग इन द कार, तो आप मास्क लगा के चलाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा। तो लोग इसको हास्यास्पद मान रहे हैं कि भाई एक तरफ ट्रक में हजारों लोग चढ़े हुए हैं, रैलीज में लाखों की संख्या में लोग उमड़ कर आ रहे हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें लाइनें लग रही हैं, उसमें प्रचार हो रहा है, सुपर स्प्रेडर जो इवेंट्स हैं उनकी परमिशन दी जा रही है और आप जनता को दूसरा संदेश दे रहे हैं कि अगर आप कार के अंदर भी मास्क लगाए बगैर मिल गए तो आपका चालान कट जाएगा। तो मतलब एक इसके पीछे हर पॉलिसी के पीछे एक रैशनल अवश्य होना चाहिए और सबके ऊपर वो लागू होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोगों के ऊपर नियम लागू हो और कुछ लोग जो हैं वो नियम कानून से अपने को ऊपर समझे। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के जहन में है, जब आप उनसे कहिए कि अरे भाई कोरोना बहुत फैला हुआ है, जान जा रही है लोगों की, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, तो वो यही कहते हैं कि अरे देखिए हमारे नेताओं को, पश्चिम बंगाल में तो एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, हजारों लोग जुट रहे हैं, वहां नहीं हो रहा है कोरोना। ये दलील होती है बाकायदा। ये तो समीर कोई बात नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि शराब पीना या सिगरेट पीना हानिकारक है, तो ये कह दें कि भी मेरा जो पड़ोसी है वो तो रोज सिगरेट पी रहा है और वो रोज शराब पी रहा है तो मुझे भी पीना चाहिए। हाँ। तो ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इस वायरस इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी है कि अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे तो अपनी जान को खतरे को इनवाइट कर रहे हो। सही बात। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, किसी ने कहा, और ये सब लोग जानते हैं, लेकिन
लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? सही बात है। डॉक्टर राहुल पंडित, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा। ये एक बड़ा मुद्दा है और नेताओं को लेकर चाहे जितने सवाल कर लीजिए, उधर से जवाब तो आने वाला नहीं है। तो डॉक्टर राहुल पंडित, आप ये बताइए कि लोग क्यों जाएं? हम तो अपने आप को रोक सकते हैं ना, कोई नेता किसी को पकड़कर जबरदस्ती तो रैलियों में ले नहीं जा रहा। तो ये लोगों को भी तो समझना होगा कि हमें रैलियों में नहीं जाना है, ऐसा करना घातक हो जाएगा प्राण के लिए। देखिए, ऐसा है कि हर इंसान को इस वक्त अपनी खुद की जो है जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। अपने खुद के साथ अपने कुटुंब की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सिर्फ हमारे 4 या 5 या 10 लोगों के बारे में सोचे और समझे कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसमें मेरे खुद को या अपने किसी भी परिवारजन को या ऑफिस वाले कलीग को खतरे में डालूंगा, तो अपने आप लोग जो है अपने घर में सीमित रहेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और खुद का खुद जो है इसमें पूरी तरह से एक प्रोटोकॉल बन जाएगा और संक्रमण जो है कम होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि वायरस नहीं आ रहा है, तकलीफ नहीं दे रही है, और जब उनको आके ये वायरस ट्रक करता है, उनके फैमिली में आ जाता है, तभी उनके विचारों की भागदौड़ हो रही है। सही बात, थोड़ा सा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल पंडित हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर श्याम अग्रवाल और अरविंद कुमार जैन साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल अपने दर्शकों को ये बता दें कि कोरोना 2.0 को लेकर साल का सबसे बड़ा दावा इस बीच सामने आया है। तत्काल एक्शन नहीं लिए गए तो बढ़ेगा मौत का आंकड़ा। लैंसेट में यह कहा गया है जून के पहले सप्ताह तक रोजाना 2300 से ज्यादा मौत होगी। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट में यह खौफनाक दावा किया गया है। इसलिए हम सबको संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकारों को इस देश के सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।